क्रिस्टल ऑल स्टडी चैनल पर। चलिए आज हम जानेंगे इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस चैप्टर 3 क्लास 11 हिस्ट्री के। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, हाउ वॉज द इकोनॉमिक सिनेरियो ऑफ रोमन एम्पायर। दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, अराउंड 10 के आसपास होंगे। मैं हर चैप्टर की एक सीरीज ला रहा हूँ जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को आप सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर कोई और वीडियो चाहिए, कोई और क्लास 11 क्लास 12 की सीरीज चाहिए, तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में बताइए ताकि हम आपके लिए वीडियो ला सकें। चलिए तो अब इसका आंसर देखते हैं। इकोनॉमिक सिनेरियो कैसे था रोमन एम्पायर में, तो आप लिख सकते हैं कि जो रोमन इकोनॉमी थी was very underdeveloped and underachieved. Subsistence agriculture was practiced there. पॉइंट 2 आप लिख सकते हैं, जो अर्बन सेंटर्स थे वो ज़्यादा मतलब कंज्यूम करते थे, वहाँ के जो लोग थे वो ज़्यादा कंज्यूम करते थे, उसके बल्कि जो प्रोड्यूस करते थे वो बहुत ही कम होता था इन टर्म्स ऑफ ट्रेड इंडस्ट्री। और वहाँ पर जो लो स्टेटड आर्टिसंस थे, स्लो डेवलपिंग टेक्नोलॉजी थी, लैक ऑफ इकोनॉमिक रैशनैलिटी थी। मतलब जो रोमन एम्पायर था बेसिकली बहुत ही अंडर डेवलप्ड था। उसके बाद चलिए तीसरा पॉइंट क्या कहते हैं, जो जो कुछ सिटीज़ थी वहाँ पर थोड़ा बहुत तो मतलब इंडस्ट्रीज़ और इम्पोर्टेंट कमर्शियल एक्टिविटीज़ होती थी, और वहाँ पर बिल्डिंग मतलब कुछ एरियाज़ में, कुछ अर्बन एरियाज़ में बिल्डिंग्स मिलती हैं। इससे पता लगता है कि वहाँ पर इट इंडिकेट्स दैट अ सिग्निफिकेंट कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री वहाँ पर थी। और जो पेपराई प्रिजर्व कॉम्प्लेक्स अकाउंट्स क्या करता है कि सजेस्ट दैट द एलिमेंट्स ऑफ इकोनॉमिक रैशनलिज्म एंड द एम्पायर वाज हाईली मोनेटाइज्ड था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 5 की तरफ। पॉइंट 5 क्या कहता है, ऑल्दो द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्ट वर लिमिटेड इन एंटिकिटी, लेकिन जो ट्रांसपोर्टेशन था इन फर्स्ट एंड सेकेंड सेंचुरी एक्सपेंडेड ग्रेटली एंड ट्रेड रूट्स कनेक्टेड रीजनल इकोनॉमीज। मतलब स्टार्टिंग में जो लेट एंटिकिटी का टाइम था तो बहुत ही कम डेवलपमेंट था, लेकिन धीरे धीरे वहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन बढ़ने लगा था। पॉइंट 6 कहता है जो इकोनॉमिक डायनामिज्म थी उसने ओपन कर दिया सोशल मोबिलिटी को इन द रोमन एम्पायर। और पॉइंट 7 है जो सोशल एडवांसमेंट था was does not dependent solely on birth, patronage, गुड लक और इवन एक्स्ट्रा ऑर्डनरी एबिलिटीज़। दोस्तों मैं थोड़ा तेजी तेजी चलूंगा क्योंकि 10 क्वेश्चन और लॉन्ग है तो टाइम लग सकता है। मैं आपके लिए पीडीएफ डाल दूंगा, आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। पॉइंट 8 क्या कहता है, जो जो एरिस्टोक्रेटिक वैल्यूज थी वर परमिटेड ट्रेडिशनल एलाइट सोसाइटी, अ स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टुवर्ड्स प्लूटोक्रेसी इज इंडिकेटेड बाय द वेल्थ रिक्वायरमेंट्स फॉर अ सेंसस क्लास। मूविंग अहेड, पॉइंट 9 क्या कहते हैं, जो प्रेस्टीज पाने का जो एक सरल तरीका था उनके लिए वो था इन्वेस्टमेंट। लोग क्या, अगर लोगों को प्रेस्टीज पाना है तो वो क्या कर सकते हैं, अपनी वेल्थ को एडवर्टाइज करें और प्रॉपरली यूज़ करेंगे बिल्डिंग्स में, रोड्स में, तो शायद से जो प्रेस्टीज है वो उनको मिल जाएगी। और रोमन्स प्रेस्टीज के बहुत ज़्यादा भूखे थे। पॉइंट 10 क्या कहता है, गिल्ड्स एंड कॉरपोरेशन प्रोवाइडेड सपोर्ट फॉर द इंडिविजुअल्स टू सक्सीड थ्रू नेटवर्किंग, शेयरिंग साउंड बिजनेस प्रैक्टिसेस एंड विलिंगनेस टू वर्क। ये 10 इंपॉर्टेंट पॉइंट थे इकोनॉमिक कंडीशन इन रोमन एम्पायर पर। चलिए आगे चलते हैं, जो अगस्तस के बारे में जानते हैं। ये व्हाट डू यू नो अबाउट अगस्तस एक्सप्लेन, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है अगस्तस पर। तो लिख सकते हैं क्या, देखिए पहले आप बता सकते हैं जो अगस्तस था वॉज द फाउंडर ऑफ रोमन एम्पायर और फर्स्ट एम्पायर था जिसने 27 BCE से रूल करा 14 CE तक। और ही वॉज बोर्न एज गायस ऑक्टिवियस इनटू एन ओल्ड एंड वेल्दी इक्वेस्ट्रियन ब्रांच ऑफ द plebeian Octavii family. In 44 BC, he was adopted posthumously by his maternal great uncle Gaius Julius Caesar following Caesar's assassination. तीसरा पॉइंट कह सकते हैं, टुगेदर विथ मार्क एंटनी एंड मार्कस लैपिडस ही फॉर्म द सेकेंड ट्राइम टू डिफीट द असैसिन्स ऑफ द सीजर। जो सीजर जूलियस सीजर थे उनके जो असैसिन्स को उनको मारने के लिए उन्होंने मार्क एंटनी और मार्कस लैपिडस के साथ सेकेंड ट्राइमवेट को फॉर्म करा और डिफीट करा था उनके ऐसे जो असेसिन्स थे। उसके बाद देखिए, फॉलोइंग देयर विक्ट्री एट द फिलिपी, ट्राइमवेट डिवाइडेड द रोमन रिपब्लिक अमंग देम एंड रूल्ड एज अ मिलिट्री डिक्टेटरशिप लाया। और जो लैपिडस था वॉज केप्ट इन एग्जाइल एंड स्टेप्ड ऑफ हिज पोजीशन एंड एंटनी ने क्या करा, सुसाइड कर लिया था फॉलोइंग हिज डिफीट एट द बैटल ऑफ एक्टियम बाय अगस्टस इन 31 BC। तो दोनों का बुरा हाल हुआ। उसके बाद देखिए पॉइंट 7 कहता है, आफ्टर द डेमेज ऑफ सेकेंड ट्रायम्विरेट अगस्तस रिस्टोर्ड द आउटवर्ड फैकेट ऑफ द फ्री रिपब्लिक
विद गवर्नमेंटल पावर वेस्टेड इन रोमन सेनेट, सेनेट पे आ गई पावर, और द एग्जीक्यूटिव, मजिस्ट्रेट एंड लेजिस्लेटिव असेंबलीज। मूविंग अहेड टू पॉइंट नंबर 8। और रियलिटी में क्या होता था, जो ऑटोक्रेटिक सारी जो पावर होती थी वो किसके पास रहती थी, हमारे रूलर भाई साहब के पास, अगस्टस के पास रहती थी, ठीक है। इन रियलिटी however he retained his autocratic power over the republic as well as military dictatorship। पॉइंट 9 क्या कहता है, बाय लॉ अगस्टस हेल्ड अ कलेक्शन ऑफ पावर्स ग्रांटेड टू हिम फॉर लाइफ बाय सीनेट इंक्लूडिंग सुप्रीम मिलिट्री कमांड एंड दोज ऑफ ट्राइब्यून एंड सेंसर। पॉइंट 10 क्या कहता है, इट टुक सेवरल ईयर्स फॉर अगस्टस टू डेवलप द फ्रेमवर्क विद इन विच अ फॉर्मली रिपब्लिकन स्टेट कुड बी लेड अंडर हिज रूल। पॉइंट 11 कहता है, इन्होंने रिजेक्ट कर दिया मोनार्कियल टाइटल्स जो मिलते थे और इन्होंने अपने आप को कहा प्रिंसेप सिविटाटीज। इसका मतलब होता है फर्स्ट सिटीजन ऑफ द रोमन एम्पायर, मतलब एक सिटीजन की तरह इन्होंने अपने आप को पेश किया। द रिजल्टिंग कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क बिकेम प्रॉपरली नोन एज द प्रिंसिपेट, द फर्स्ट फेज ऑफ द रोमन एम्पायर। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट थे अगस्टस के बारे में और उनके रूल के बारे में। अब थोड़ा और जानेंगे, इसी से रिलेटेड एक और सवाल बनेगा हमारा। चलिए, हाउ वॉज द रीन ऑफ अगस्टस इन बाय 27 BC। डिस्कस करना है कि रीन ऑफ अगस्टस कैसे था। तो आप ऊपर से भी कुछ पॉइंट ले सकते हैं और नीचे से भी ले सकते हैं, ये प्रॉपरली इसी के लिए आंसर अगर आएगा तो आप इसको जरूर लिख दीजिएगा। चलिए, तो पहला है जो रीन ऑफ अगस्टस इनिशिएटेड एन इरा ऑफ रिलेटिव पीस नोन एज पैक्स रोमाना, द रोमन पीस आई। पॉइंट दूसरा है कंटिन्यूअस वॉर और इंपीरियल एक्सपेंशन ऑन द रोमन फ्रंटियर एंड वन ऑफ द ईयर लॉन्ग सिविल वॉर वॉज ओवर द इंपीरियल सक्सेशन पे लगा। तीसरा पॉइंट है फ्री फ्रॉम लार्ज स्केल कॉन्फ्लिक्ट फॉर मोर देन 2 centuries तक कोई वॉर नहीं हुई। पॉइंट 4 कह सकते हैं जो अगस्टस था ड्रामेटिकली एनलार्ज द एम्पायर, एनेक्सिंग, उन्होंने क्या क्या एनेक्स किया, इजिप्ट, डालमाटिया, पेनोनिया, नोरकम, रेटिया, एक्सपेंडेड पोजीशंस इन अफ्रीका, जर्मेनिया एंड कंप्लीटेड द कॉन्क्वेस्ट ऑफ हिस्पैनिया तक इन्होंने रूल अपना कॉन्कर किया अगस्टस ने। मूविंग अहेड, पांचवा क्या था, बियॉन्ड द फ्रंटियर्स, इन्होंने अपने एम्पायर को सिक्योर करने के लिए एक बफर रीजन ऑफ क्लाइंट स्टेट एंड मेड पीस विद द पार्थियन एम्पायर थ्रू डिप्लोमेसी। मतलब एक वॉल टाइप का स्टेट जो होते थे उनसे पीस कर लिया और पार्थियन एम्पायर मतलब से पीस कर लिए ताकि डिप्लोमेसी से, ताकि जो इनका एम्पायर है वो सिक्योर्ड रहे। पॉइंट 6 कहता है इन्होंने रोमन सिस्टम ऑफ टैक्सेशन को इम्प्रूव किया, रिफॉर्म किया। पॉइंट 7 कहता है जो डेवलप्ड नेटवर्क ऑफ रोड्स विद एन ऑफिशियल कुरियर सिस्टम बनाया गया, एस्टेब्लिश द स्टैंडिंग आर्मी, ऑल्सो द प्रीटोरियन गार्ड, क्रिएटेड ऑफिस पुलिस एंड फायर फाइटिंग सर्विसेज फॉर रोम एंड रिबिल्ट मच ऑफ द सिटी ड्यूरिंग हिज राइन। पॉइंट 8 कहता है जो अगस्टस डाइड इन 14 AD एट द एज ऑफ 75। ही माइट हैव डाइड फ्रॉम नेचुरल कॉसेज, रियल रीजन नहीं पता लेकिन नेचुरल कॉसेज से उनकी डेथ हुई लगता है। पॉइंट 9 ही वॉज सक्सीडेड बाय टिबेरियस, टिबेरियस ने इनके बाद रूलर बने। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, देखिए, एक्सप्लेन द सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन गवर्न बाय पॉलिटिशियंस ऑफ द सेनेटोरियल रैंक इन द रोम। तो देखिए, in ancient Rome, provinces were generally governed by politicians of senatorial rank, usually the former consuls. दूसरा, a later exception was the province of Egypt incorporated by Augustus. Point 3, after the death of Cleopatra, it was ruled by, Egypt की बात हो रही है, it was ruled by a governor of equestrian rank only, perhaps as a discouragement to senatorial ambition, as Egypt was considered Augustus' personal property following the tradition of earlier Hellenistic kings. Point 4 क्या कहता है, the territory of people who were defeated in war might be brought under various forms of treaty, in some cases enrailing complete subjection. Point 5 कहता है the formal annexation of a territory created a province बन जाता था जब annex करते थे, in the modern sense of a administrative unit that was geographically defined. चलिए 6 पॉइंट क्या कहता है, रिपब्लिकन प्रोविंसेस वर एडमिनिस्टर्ड इन 1 year टर्म बाय द कॉन्सूल एंड प्रेटर्स हु हेल्ड ऑफिस द प्रीवियस ईयर। पॉइंट 7 कहता है जो रोमन है स्टार्टेड एक्सपेंडिंग बियॉन्ड इटली ड्यूरिंग द फर्स्ट प्यूनिक वॉर्स, के बाद से उन्होंने इटली तक अपना एक्सपेंड करना शुरू कर दिया था। पॉइंट 8 क्या कहते हैं, द फर्स्ट परमानेंट प्रोविंसेस जो एनेक्स किया था वो सिसिली था इन 241 BC में, और फिर सरदानिया था जो 237 BC में था।
और मिलिट्री एक्सपेंशनिज्म केप्ट इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ दीज एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविंसेस, तेजी तेजी इनके जो प्रोविंसेस थे वो बढ़ते गए। फिर 10th जो द टर्म्स ऑफ प्रोविंशियल गवर्नर्स ऑफन हैड टू बी एक्सटेंडेड फॉर मल्टीपल ईयर्स तक रहते थे, एंड ऑन द ओकेजन ऑफ सीनेट अवॉर्डेड इम्पीरियम इवन टू प्राइवेट सीजन, मोस्ट नोटेबली वॉज द पोम्पे द ग्रेट। चलिए अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन 5th की तरफ। व्हाट वाज द पॉलिसी ऑफ एजुकेशन के बारे में देख लेते हैं। एजुकेशन पर अगर सवाल आएगा तो आप ये लिख सकते हैं, देखिए। एजुकेशन इन रोमन एम्पायर कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द सोशल मोबिलिटी दैट कैरेक्टराइज्ड द अर्लियर पीरियड ऑफ इंपीरियल हिस्ट्री नोन एज प्रिंसिपेट। दूसरा पॉइंट है जो एजुकेशन था वो उन्हीं लोगों के लिए अवेलेबल था जो उसको लिए पे कर सकते थे, सिंस देयर वाज नो स्टेट सपोर्टेड सिस्टम ऑफ स्कूल्स विथ पब्लिक फंडिंग। उसके बाद पॉइंट 3 क्या कहता है, अ हायर रेट ऑफ लिटरेसी इज इंडिकेटेड अमंग द मिलिट्री पर्सनल, मतलब जो होते थे वो थोड़ा ज़्यादा एजुकेटेड होते थे, बल्कि जो जनरल पॉपुलेशन होती थी, जो एजुकेटेड वुमेन थी, वर नॉट अनयूजुअल, and there was an expectation that upper class girls would at least attend primary school probably in the same classes as boys, मतलब वुमेन थोड़ा बहुत एजुकेटेड मानी जाती थी। उसके बाद देखिए ओनली एन एलाइट फ्यू रिगार्डलेस ऑफ जेंडर वेंट टू द रिसीव सेकेंडरी एजुकेशन, बहुत ही कम लेते थे जो एलाइट क्लास से ही आते थे। मॉडर्न जो स्लेव्स होते थे उनको भी बहुत ज़्यादा वो भी मतलब एजुकेटेड होते थे। दे प्लेड अ की रोल इन प्रोमोटिंग एजुकेशन एंड द कल्चर ऑफ द लिटरेसी। जो टीचर्स होती थी, जो स्क्राइब्स होते थे, जो सेक्रेटरीज होते थे, वो स्लेव्स ही होते थे जो आगे जाके बनते थे। 7th पॉइंट कहता है जो स्लेव्स होते थे उनको डिस्करेज नहीं करा जाता था कि आप एजुकेशन मत लीजिए, वो ले सकते थे। और जो स्लेव चिल्ड्रन थे वो अटेंड भी करते थे उन बच्चों के साथ जो कि मास्टर्स के बच्चे होते थे, उनके साथ पढ़ते थे। पॉइंट 8 जो बुक स्टोर्स जो बुक होते थे वो बहुत ज़्यादा मतलब एक्सपेंसिव होते थे, वो नेक्स्ट पॉइंट है वैसे तो। और देखिए वो इस्टेब्लिश थे रोम में बाय द बिगिनिंग ऑफ द इंपीरियल पीरियड एंड आवर आर ऑल्सो फाउंड इन द अर्बन सेंटर, मतलब बुक आराम से मिल जाती थी लेकिन वो एक्सपेंसिव होते थे। और पॉपुलर जॉनर्स ऑफ लिटरेचर इंडिकेटेड रीडिंग फॉर प्लेजर अमंग द नॉन अलाइट्स तक भी पढ़ते थे, मतलब जो मजे की बुक होते थे वो नॉन अलाइट्स भी पढ़ने लगे थे। जो एम्पायर इन स्पॉन्सर्ड लाइब्रेरीज होने लगी थी धीरे धीरे। और पॉइंट 11 कहता है लिटरेसी इज थॉट टू हैव डिक्लाइन इन द लेट एंटिक्विटी ड्यूरिंग द ट्रांजिशन अवे फ्रॉम द क्लासिकल इंस्टीट्यूशंस एंड प्रैक्टिसेस दैट सपोर्टेड इट। दोस्तों मुझे लग रहा है कि मुझे पता है कि मैं थोड़ा तेज चल रहा हूँ, लेकिन यही हमें करना पड़ेगा वरना हमारी जो वीडियो हो जाएंगी। 10 क्वेश्चंस कराना कोई आसान बात नहीं होती। अभी मैं 5th क्वेश्चन पे ही पहुंचा हूँ। चलिए देखते हैं, मैं तेजी तेजी थोड़ा कराऊंगा। अगर आपको लगता है समझ नहीं आ रहा है तो आप हमें कमेंट कीजिए, मैं उन क्वेश्चंस को अलग से आपके लिए बना दूंगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 कहता है हाउ वॉज द इंफ्रास्ट्रक्चर ड्यूरिंग द रोमन एम्पायर। इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा था। अ सिस्टम ऑफ 13 रोमन एक्वाडक्ट्स provided the inhabitant of Rome with water of varying quality, the best being reserved for potable supplies, मतलब 13 रोमन एडिकेट्स थे जहाँ से वाटर मिलता था और मतलब स्टोर करके रखा जाता। उसके बाद देखिए वाटर वॉज यूज्ड इन पब्लिक बाथ्स एंड लेटरिन्स। inferior types of latrine, ये latrine systems have been found in many places such as house states में मिलते थे। a Roman fort at Hadrian's Wall in Pompeii that flushed waste away with a stream of water. Romans used sea sponges on a stick and dipped it vinegar after defecation। अब देखिए पॉइंट 3 क्या कहता है, जो रोमन्स थे हैड अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ सीवर्स कवर्ड बाय स्टोन्स, ढका रहता था। दे रिसाइकल्ड पब्लिक बाथ वेस्ट वाटर बाय यूजिंग इट एज अ फ्लो दैट फ्लश्ड इन द लेटरिन्स। क्वेश्चन पॉइंट 4 द टेराकोटा पाइपिंग वर यूज्ड इन प्लम्बिंग that carried wastewater from homes। Point 5 कहता है the Romans were the first to seal pipe in concrete to resist high water pressure developed in the siphons and elsewhere। Point 6 कहता है by the 5th century BC city officials called aediles supervise the sanitary system के लिए एक पूरा ऑफिशियल बना दिया गया था, एक मिनिस्ट्री टाइप बना दिया गया था जिनके ऑफिशियल्स हैंडल करते थे सैनिटरी सिस्टम को। दे वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एफिशिएंसी ऑफ ड्रेनेज के लिए, सीवेज सिस्टम के लिए यही ऑफिशियल्स एडिल्स काम करते थे। अब देखिए पॉइंट 8 क्या कहता है द रोमन रबिश वॉज ऑफन लेफ्ट टू कलेक्ट इन एलीज between buildings in the poor districts of the city। It sometimes became so thick that stepping stones are needed।
पॉइंट 9 कहता है द एम्पायर ऑफ रोम स्पेशली द सिटी इटसेल्फ हैड अ ह्यूज डिमांड फॉर वाटर। द एवरेज रोमन कितना कंज्यूम करता था, 200 गैलन ऑफ वाटर पर डे। और रिवर टाइबर जो थी वो सोर्स थी, मेन सिटी की जो मेन सोर्स था वो रिवर टाइबर थी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं इंफ्रास्ट्रक्चर से। चलिए अब मूविंग अहेड टू क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, वट डू यू थिंक अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ लेटिन एंड ग्रीक लैंग्वेजेस इन द रोमन एम्पायर में जो लैंग्वेजेस था उनका क्या महत्व था। पहले हम देखेंगे लेटिन और ग्रीक दोनों को। देखिए पॉइंट 1 कहता है जो ग्रीक ईस्ट एंड लेटिन वेस्ट आर द टर्म्स दैट यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द टू पार्ट्स ऑफ द ग्रीको रोमन वर्ल्ड। स्पेशली द ईस्टर्न रीजन में क्या होता था, ग्रीक वॉज द लिंक्वा फ्रांसा एंड द वेस्टर्न पार्ट्स वर लेटिन filled this role. During the Roman Empire, a division had persisted between the Latin and the Greek speaking areas. Point 3 कहता है this division was encouraged by administrative changes in the empire's structure between the 3rd and 5th centuries, which led ultimately to the establishment of the separate Eastern and Western रोमन एम्पायर्स। धीरे धीरे यही जो डिवीज़न थी, लैंग्वेज की डिवीज़न ही बाद में जाकर एक रीजन बना जो रोमन एम्पायर बढ़ गया ईस्टर्न और वेस्टर्न रोमन एम्पायर में। ये आपने चैप्टर में पढ़ा होगा। अगर आपको दोस्तों टॉपिक वाइज चाहिए तो आप हमें बताइए कमेंट में, हम आपके लिए वो भी ला देंगे। लेटिन एंड ग्रीक वर द डोमिनेंट लैंग्वेजेस ऑफ द रोमन एम्पायर। और ये आप पॉइंट लिख सकते हैं, द लैंग्वेज ऑफ द एंशियंट रोमन वॉज लेटिन विच सर्व्ड एज द लैंग्वेज ऑफ द पावर। पॉइंट 6 कहता है जो लेटिन था वॉज ओमनी प्रेजेंट, मतलब हर जगह प्रेजेंट था इन द रोमन एम्पायर एज द लैंग्वेज ऑफ लो कोर्ट्स in the west and the military everywhere. A great number of Roman citizens would have lacked Latin, though they were expected to acquire at least token knowledge, and Latin remained a marker of Romanness. पॉइंट 8 कहता है आप ग्रीक के बारे में देख लीजिए। ग्रीक हैड बिकम अ शेयर्ड लैंग्वेज अराउंड द ईस्ट मेडिटेरियन एंड इनटू द एशिया मेजर माइनर एज अ कंसिक्वेंस ऑफ द कॉन्क्वेस्ट ऑफ द अलेक्जेंडर द ग्रेट। 9th कहता है द लिंग्विस्टिक फ्रंटियर डिवाइडिंग द लेटिन वेस्ट एंड द ग्रीक ईस्ट पास थ्रू बाल्कन पेनिनसुला। पॉइंट 9 कहता है द लिंग्विस्टिक फ्रंटियर डिवाइडिंग द लेटिन वेस्ट एंड द ग्रीक ईस्ट पास थ्रू द बाल्कन पेनिनसुला, मैं आपको बता चुका हूँ। पॉइंट 10 क्या कहता है, एजुकेटेड रोमन्स particularly those of the ruling elite studied and often achieved a high degree of fluency in Greek में, which was useful for diplomatic communications in the east even beyond the borders of the empire। अगर आपको दोस्तों समझ नहीं आ रहा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा, हम आपके लिए दोबारा वीडियो ला सकते हैं। क्वेश्चंस पे जो क्वेश्चन ना समझ आए, जो पॉइंट ना समझ आए, आप कमेंट कीजिए, हम आपको मदद करेंगे। The use of Greek at international level was the condition that enabled the spread of Christianity, as indicated, for example, by the choice of the Greek। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे हमारे लैंग्वेज पर ग्रीक और लेटिन के। तो आप 12वां पॉइंट भी एक बार देख लीजिए। विद द डिसोल्यूशन ऑफ द एम्पायर इन द वेस्ट, ग्रीक बिकेम द डोमिनेंट लैंग्वेज इन द ऑफ द ईस्टर्न रोमन एम्पायर एज वेल। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, जो थोड़ा सा छोटा पॉइंट है इसके। देखिए, हाउ आर्मी वॉज द इम्पॉर्टेंट की इंस्टीट्यूशन ऑफ द इम्पीरियल रूल इन द रोमन एम्पायर। कैसे जो आर्मी थी वो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट थी रोमन एम्पायर के लिए। देखिए पहला पॉइंट कहता है जो रोमन थे हैड अ पेड प्रोफेशनल आर्मी थी उनकी और पेड थी। और दूसरा जो सोल्जर्स होते थे हैड टू पुट अ मिनिमम ऑफ 25 ईयर्स ऑफ सर्विस देनी पड़ती थी। द एग्जिस्टेंस ऑफ पेड आर्मी वॉज अ डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ द रोमन एम्पायर। और पॉइंट 4 कहता है इट वॉज एन ऑर्गेनाइज बॉडी इन द एम्पायर बाय द 4th सेंचुरी, मतलब बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज हो गई थी किसकी आर्मी, रोमन आर्मी। पॉइंट 5 कहता है इट हैड द पावर टू डिटरमाइन द फेट ऑफ एम्परर्स, मतलब यहाँ तक कि इनका इतना ज़्यादा पावर इनके पास थी कि ये जो एम्परर होगा उस पर भी इनका बहुत ज़्यादा डिसीजन माना जाता था। पॉइंट 6 है द सोल्जर्स वुड ट्रबल फॉर बेटर वेजेस एंड सर्विस कंडीशंस। 7th पॉइंट दीज एजिटेशंस ऑफन टुक फॉर्म ऑफ द रिवॉल्ट, मतलब कई बार रिवॉल्ट्स भी हुए हैं इन्हीं कारणों से, बेटर वेजेस ना मिलने के कारण। चलिए पॉइंट 9 क्या कहता है, हाउ हैड द रोमन्स सर्वाइव देयर लाइव्स ड्यूरिंग द फेमाइन। अब देखिए फेमाइन में कैसे रोमन सर्वाइव करते थे। द फेमाइन फॉर मैनी सक्सेसिव ईयर्स इन मैनी प्रोविंसेस हैड क्लियरली डिस्प्लेड फॉर मैन of understanding the effect of malnutrition in generating illness। सो जो
सिटी ड्वेलर्स होते थे कलेक्टेड एंड स्टोर्ड इनफ ग्रीन फॉर द नेक्स्ट ईयर इमीडिएटली आफ्टर द हार्वेस्ट, कैरिड ऑफ ऑल द wheat, barley, bean एंड lentils and left to the peasants various kind of pulses after taking a quite large proportion of these to the city। मतलब क्या होता था, जैसे ही हार्वेस्ट होती थी उसके बाद वो सारे जो ज़रूरी फूड आइटम्स है वो सारे क्या करते थे, ग्रेन्स वगैरह को वो सारे स्टोर कर लेते थे, जब भी फेमाइन आए तो उसके बाद उसको यूज़ करा जा सके। और जब भी आफ्टर कंज्यूमिंग व्हाट वाज लेफ्ट इन द कोर्स ऑफ द विंटर, जब भी वो सब खत्म हो जाता था उसके बाद फिर उनको वो खाना पड़ता था, अनहेल्दी फूड खाना पड़ता था इन द स्प्रिंग। और दे एट ट्विग्स शूट ऑफ ट्रीज एंड बुशेस एंड द रूट्स ऑफ इनएडिबल प्लांट। मतलब ये कंडीशन थी, अगर फेमाइन आ जाता था मतलब सर्वाइव करने के लिए ये सब करना पड़ता था किसको, रोमन एम्पायर के जो लोग होते थे उनको। चलिए लास्ट क्वेश्चन आज का दोस्तों, देखते हैं क्या है। हाउ हैड द रोमन एम्पायर बीन कंसिडर्ड द वेल्दिएस्ट एम्पायर इन केस ऑफ फर्टिलिटी ऑफ लैंड। वहाँ पर जो रोमन एम्पायर था उनकी जो लैंड थी इतनी फर्टाइल क्यों थी, ऐसा क्यों कहा जाता है, तो देखिए द रोमन एम्पायर इंक्लूडेड मैनी रीजन्स दैट हैड अ रेपुटेशन ऑफ एक्सेप्शनल फर्टिलिटी। ठीक है। पॉइंट टू कहता है जो कैंपेनिया इन इटली, सिसिली, फायूम इन इजिप्ट, गलीली, बाइजेकियम, सदर्न गॉल were among the most densely settled और wealthiest parts of the empire like Strabo and Pliny। मतलब यहाँ पर बहुत ज़्यादा डेंस लोग, मतलब बहुत ज़्यादा लोग रहते थे। दूसरा यहाँ पर द बेस्ट काइंड ऑफ वाइन्स केम फ्रॉम कैंपेनिया से, कैंपेनिया से जो वाइन आती थी। अब देखिए सिसिली और बाइजाकियम से क्या आता था, लार्ज क्वांटिटी ऑफ वीट टू द रोम, ये उसकी फर्टाइल होने का फ़ायदा था। पॉइंट फाइव कहता है जो गलीलिया था, गलीली जो जगह थी डेंसली कल्टिवेटेड थी एंड स्पेनिश ऑयल came mainly from numerous states along the banks of the river Guadalquivir in the south of the Spain। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों, आप प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, हम आपको ज़रूर रिस्पॉन्स देंगे, आपकी मदद करने की कोशिश करेंगे। और अगर कोई अपडेट चाहिए सीबीएसई से रिलेटेड तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हमें कर सकते हैं मैसेज, हम आपको ज़रूर रिप्लाई करेंगे। अगर आपको इसके पीडीएफ चाहिए तो भी आप कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या फिर आपको ईमेल कर दूंगा। चलिए थैंक यू दोस्तों आज के लिए। आई होप यू लाइक द वीडियो।